जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह और आज के इस जुडिशरी के लेक्चर में हम लोग राजस्थान एपीओ जो कि जनवरी में होने वाला है, इसकी डेट भी आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुकी हैं। इसी के अंदर जो एक सिलेबस के अंदर एक माइनर लॉ है, उस माइनर लॉ का नाम है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। तो आज इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ये माइनर एक्ट को ख़त्म करेंगे और समझेंगे कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी बातें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन यानी कि ये जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 के अंदर एक बार संशोधन भी हुआ था, यानी कि एक बार अमेंडमेंट किया गया 2012 में और उसके बाद एक एक्ट और बनाया गया जो कि ये 1992 के बाद 2022 का एक एक्ट और है। इसी नाम से एक एक्ट और है, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट। तो इस एक्ट का दो पार्ट है, एक 1992 का पार्ट है और एक 2022 का पार्ट है। तो दोनों ही पार्ट जो है राजस्थान एपीओ के सिलेबस में शामिल है। तो अभी आज हम लोग 1992 को कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम 2022 का भी जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक्ट है, ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है राजस्थान का, इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। देखिए, कोई भी एक्ट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि कोई एक्ट क्यों लाया जाता है। जैसे आज अगर आप देखें, नया जो है नया कानून लाया गया, आईपीसी को चेंज किया गया, एविडेंस एक्ट को चेंज किया गया। आपने देखा होगा आईपीसी का नाम चेंज किया गया, एविडेंस एक्ट का नाम चेंज किया गया, सीआरपीसी में कुछ संशोधन की गई, यानी कि ये सारे बदलाव किए गए, भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया। ये क्यों लागू किया गया दोस्तों? क्योंकि कोई ऐसी बहुत सारी ऐसी क्राइम्स थी जो कि अभी तक हमारे पुराने वाले आईपीसी में, जो कि लॉर्ड मैकले ने दिया था 1860 में, वो अभी तक उसमें शामिल नहीं हुआ था दोस्तों। यानी कि आप समझ रहे होंगे, आपको मैं बताता हूँ क्या क्या शामिल नहीं था। जरा सोच के देखिए, जब अंग्रेजों ने 1860 में आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड बनाए, तो उस समय अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि आईटी नाम का भी कोई शब्द होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का भी कोई शब्द होता है, यानी कि दोस्तों साइबर क्राइम भी हो सकता है। ये नहीं पता था। ये अंग्रेजों को 1860 में लॉर्ड मैकले को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि उस समय ऐसी कोई क्राइम ही नहीं थी। इसलिए बाद में संशोधन कर कर अभी भारतीय न्याय संहिता में कुछ ऐसे प्रोविजंस को ऐड कर दिए गए। ठीक, मेरे ये बताने का काम ये था कि आप ये समझिए कि ये जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, ये क्यों लाया गया होगा। क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्स में चोरी कर रहे हैं, पेपर को लीक करवा रहे हैं और अनफेयर मीन्स कर रहे हैं। यानी कि अनफेयर मीन्स को ही रोकने के लिए, अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए ही ये एक्ट लाया गया। कब रोकने के लिए? एग्जाम्स में रोकने के लिए। कब रोकने के लिए? एग्जाम में रोकने के लिए। यानी कि जो एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम्स हो रही हैं, वो एग्जाम में नकल को रोकने के लिए, यानी कि किस चीज़ को रोकने के लिए? नकल को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए। दोस्तों, आज नकल से अभी हम लोगों ने लाइव जो है देखा, कुछ दिनों पहले नीट का पेपर लीक हुआ। ऐसे कई सारे पेपर्स जो है लीक हुए हैं और हमारे राजस्थान में भी कई सारे ऐसे पेपर, कई सारे ऐसे धांधली होते आए हैं
और चलते रहे हैं, जिसको रोकथाम के लिए ही 1992 में इस एक्ट को बनाया गया। लेकिन दोस्तों इस एक्ट में उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए 2022 में भी एक अमेंडमेंट करके दूसरा एक्ट को इसी नाम से एक और एक्ट को बना दिया गया। समझ गए कि ये क्यों एक्ट लाया गया? देखिए एग्जाम्स की जो नकल है उसी को रोकने के लिए यह एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इस एक्ट का इंट्रोडक्शन। यानी कि कोई भी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानना होता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी बातें क्या हैं। यानी कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, यानी कि हर एक नाम का और मेरा घर कहाँ है, ये परिचय होता है हमारा। तो वैसे तरीके से इस एक्ट का भी एक परिचय है। उस परिचय को हम लोग देखेंगे कि क्या परिचय है और इस परिचय में कौन सी बातें कही गई हैं, इस चीज़ को हमें देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस एक्ट में परिचय को देखते हैं कि इस एक्ट का परिचय क्या है और इस एक्ट का नाम क्या है, इसका गांव कहाँ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, जो ये राजस्थान का ये एक्ट है, यानी कि ये राजस्थान में लागू होता है। सबसे पहला चीज़, ये एक्ट राजस्थान में लागू होता है। ठीक है, अब राजस्थान में लागू क्यों होता है? क्योंकि इसको राजस्थान लेजिस्लेटिव बॉडी ने इसको बनाया है। राजस्थान लेजिस्लेचर बॉडी ने इसको बनाया है, इसलिए राजस्थान में ये एक्ट लागू होता है। दूसरी बड़ी चीज, आपने बेयर एक्ट ओपन करना है। बेयर एक्ट को ओपन करें, अपने साथ बेयर एक्ट को ओपन किए रहें, क्योंकि दोस्तों किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेयर एक्ट आपके हाथों में होना बहुत जरूरी है। तो बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिए और बेयर एक्ट में आप देखेंगे एक्ट नंबर 27 लिखा हुआ है। एक्ट नंबर 27 लिखा हुआ है, एक्ट नंबर 27, यानी कि यह एक्ट नंबर 27 है 1992 का। 1992 में जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्ट बनाई उसका 27वां नंबर ये एक्ट है। यानी कि कौन सा एक्ट है? द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट। ये एक्ट नंबर 27 1992 का है। दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इसके परिचय में एक और बात आती है कि इस एक्ट का जन्म कब हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, आपका जन्म कब हुआ। तो उसी तरीके से इस एक्ट का भी जन्म हुआ था। तो इस एक्ट का जन्म हुआ था 8 नवंबर को। 8 नवंबर 1992 को इस एक्ट को एसेंट मिला था। एसेंट मिला था। दोस्तों आपको पता होगा एसेंट किसे कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा एसेंट और कमिंसमेंट में अंतर क्या है। दूसरा है कमिंसमेंट हुआ, यानी कि ये लिखते चलिएगा कमिंसमेंट हुआ। कमिंसमेंट हुआ। कमिंसमेंट कब हुआ दोस्तों? 11 नवंबर को हुआ। 11 नवंबर 1992 को कमिंसमेंट होता है। 11 नवंबर 1992 को कमिंसमेंट होता है और 8 नवंबर 1992 को एसेंट मिलता है। मतलब कि समझने वाली बात यह है कि एसेंट और कमिंसमेंट में अंतर क्या है, ये समझिए। एसेंट और कमिंसमेंट में अंतर क्या है दोस्तों? एसेंट जो होता है वो एसेंट किसे कहते हैं और कमिंसमेंट किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि एसेंट क्या है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। एसेंट जो है, आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपने एसेंट का नाम सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया। प्रेसिडेंट ने अपनी अनुमति दे दी, अपनी आज्ञा पत्र दे दी, या फिर गवर्नर ने अपनी आज्ञा पत्र दे दी। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर जो आपके गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट हैं वो एसेंट देते हैं। कोई भी एक्ट वो सबसे पहले या तो पार्लियामेंट में जाएगा, या तो अगर सेंट्रल लॉ है तो वो पार्लियामेंट के अंदर आएगा। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर अगर लोकसभा
लोकसभा में अगर आप देखें, लोकसभा में सपोज करिए कि लोकसभा में कोई एक्ट आता है, लोकसभा में एक्ट वो पास होता है और कहाँ जाता है दोस्तों, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में जब जाता है तो इसके बाद क्या होता है, वो एक्ट जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। यहाँ से चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति को सही लगता है तो राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं। और हस्ताक्षर करते ही उस हस्ताक्षर का जो पल है, उस हस्ताक्षर के पल को ही एसेंट बोलते हैं दोस्तों, एसेंट, उसी को बोलते हैं एसेंट। एसेंट मतलब कि जो हस्ताक्षर किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा, उसी को बोलते हैं एसेंट। यानी कि सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं तो स्टेट में गवर्नर करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नर एजेंट है प्रेसिडेंट का, यानी कि ये गवर्नर हर एक स्टेट में एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। यानी कि राजस्थान के जो गवर्नर थे उन्होंने 1992 में एसेंट दिया था और ये एक्ट बना था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एसेंट क्या होता है। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि लागू कब से किया गया, लागू कब से किया गया है। यानी कि ये एक्ट जब प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने जब इसको साइन कर दिया तो साइन करने के बाद दोस्तों उसको लागू भी किया गया। तो लागू किया गया तभी तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच में लाया जाएगा ना, तो उस समय लाया गया। तो ये लाने वाला जो डेट था वो यही डेट था 11 नवंबर 1992। राजस्थान एपीओ के एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चंस है, ये एक्ट नंबर पूछे जा सकते हैं, ये एसेंट डेट पूछे जा सकते हैं, ये कमिंसमेंट डेट पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। तो ये तो था एक परिचय, इसके साथ इसके गांव को जान गए हम, इसके जन्म स्थान को हम जान गए। अब हमें ये जानना है, इनके मम्मी पापा का नाम भी जान गए। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि कितने लोग थे इसके अंदर, कितने पार्ट हैं। यानी कि टोटल सेक्शन जो दिए गए हैं इसके अंदर वो 8 दिए गए हैं। टोटल 8 सेक्शन के साथ ये छोटा सा एक्ट है, जो कि इस एक्ट में इतने सारे धारा दिए गए हैं, सेक्शन 8 दिए गए हैं, और इसके साथ प्लस एक शेड्यूल भी दिया गया है दोस्तों, एक शेड्यूल भी दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए ये शेड्यूल क्या होता है। आपने अपने एलएलबी के दौरान पढ़ा होगा, समझा होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा शेड्यूल किसके कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे, हो सकता है उनको नहीं पता हो शेड्यूल क्या है। समझ लीजिए, शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सूची है, एक सूची है, एक सूची में ये बताया गया है कि इसका मतलब, यानी कि इस चीज का मतलब क्या क्या समझा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम की मैं एक सूची बनाऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन सी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं इसके लिए एक सूची बनाऊंगा जिसमें मैं 10-20 एग्ज़ाम का नाम लिखूंगा, मेरी जो मर्जी होगी। यूपीएससी लिखा मैंने, या फिर मैंने स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम लिख दिया, या पुलिस का एग्ज़ाम लिख दिया। ऐसे करके मैं कई तरह के एग्ज़ाम का नाम जो लिखूंगा उसके लिए एक स्टेट लिस्ट बनाऊंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। उसी लिस्ट को मैं शेड्यूल का नाम दूंगा। यानी कि शेड्यूल उसी को कहते हैं जो कि लिस्ट के बारे में बात करता है। तो ये शेड्यूल भी वही बात करता है। अगर जब आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे, सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में आपको पब्लिक एग्जाम्स डिफाइन किए गए हैं इसी एक्ट के अंदर, और उसमें ये बताया गया है कि पब्लिक एग्जाम किसे कहते हैं, उसी को इस शेड्यूल में दर्शा दिया गया है दोस्तों। यानी कि सेक्शन 2 के अंदर ही इसको दर्शा दिया गया है। यहां तक आप होप सो कि समझ गए होंगे। चलिए, अब यहां तक आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब आते हैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को समझने के लिए। देखिए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आने की पूरी तरह से संभावना है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से आपको याद रखने और समझने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, देखिए
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्ट नंबर 27 है 1992 का, टोटल 8 सेक्शंस दिए गए हैं। गवर्नर ने 8 नवंबर 1992 को एसेंट दिया था दोस्तों। इसके बाद राजस्थान लेजिस्लेटिव बॉडी जो थी, लेजिस्लेचर थी, राजस्थान की जो विधानसभा है उसने इस एक्ट को बनाया है। ठीक है, इसके साथ कमेंसमेंट हुआ 11 नवंबर 1992 को। 11 नवंबर 1992 को इस एक्ट की लागू कर दिया गया। 8 शेड्यूल के 8 के अंदर, यानी कि इस बात को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इसको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसको दर्ज किया है, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्स में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो ये एक्ट है वो एक्ट कौन से शेड्यूल में आ रहा है। यानी कि दोस्तों आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर टोटल 12 शेड्यूल दिए गए हैं। टोटल 12 शेड्यूल दिए गए हैं और इसी 12 शेड्यूल के अंदर अगर मैं बात करूं, इसी 12 शेड्यूल के अंदर एक है शेड्यूल नंबर 8, यानी कि एक है शेड्यूल नंबर 8। देखिए दोस्तों, शेड्यूल नंबर 8 में ये बात किया गया है कि स्टेट लिस्ट क्या है और सेंट्रल लिस्ट क्या है। चलिए, तो इसको यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्या क्या बातें की गई हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है इसको देखेंगे कि कौन कौन सी बातें की गई है। शेड्यूल नंबर इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ये शेड्यूल नंबर 7 है दोस्तों, इसको ध्यान से यहाँ पे कर लेते हैं। ये शेड्यूल नंबर 7, इसको लिख लीजिएगा, मिस टाइपिंग है ये। शेड्यूल नंबर 7, चलिए शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 8 जो है वो बात करता है लैंग्वेज को लेकर, शेड्यूल नंबर 7 इसको कर दे। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शेड्यूल नंबर 7 में ये बताया गया है कि स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है और यूनियन लिस्ट क्या है। शेड्यूल नंबर 7 में बात की गई है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं। शेड्यूल नंबर 7 में दोस्तों ये ध्यान रखना है कि एक स्टेट लिस्ट है, एक है आपका यूनियन लिस्ट और एक है आपका कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल 7 में बताया गया है कि कौन कौन से लिस्ट हैं। यानी कि ये जो एक्ट है ना दोस्तों, ये एक्ट आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। यानी कि इस एक्ट के अंदर जो संशोधन करेगा और जो इसको अपने जो है कार्य क्षेत्र में रखता है वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टेट लिस्ट के अंदर जो है ये शेड्यूल आता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो है ये शेड्यूल आता है। चलिए इसके आगे अब हम लोग समझते हैं कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रीलिम्स की क्वेश्चन बनती है वो बनती है आईपीसी और सीआरपीसी का। देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा सकूं। जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये दोनों एक्ट भी आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। यानी कि ये प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा प्रीलिम्स में पूछी जा रही है कि बताइए आईपीसी और सीआरपीसी कौन से लिस्ट में आएंगी। यानी कि आईपीसी सीआरपीसी आती है कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि शेड्यूल नंबर 7 में आती है। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो लिस्ट बताए गए हैं उस लिस्ट में ये आती है। कंकरेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जिस पे स्टेट भी बना सकती है लॉ और सेंट्रल भी बना सकती है। लेकिन कोई पूछे आपसे ये एक्ट कौन से लिस्ट में आता है तो वो आता है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्टेट लिस्ट में आता है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन कि इस एक्ट का नाम पता क्या है। अब हम समझते हैं इस एक्ट का बारे में, थोड़ा समझते हैं। द राजस्थान पब्लिक प्रिवेंशन एक्ट जो है, पब्लिक प्रिवेंशन एंड एग्जामिनेशन फेयर मीन्स एक्ट 1992, ये क्या कहता है? इनेक्टेड टू कर्ब द मैल प्रैक्टिस
of the unfair means during the public examination in Rajasthan. This act come into force on November 8. यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है, इस एक्ट का मोटिव क्या है? इस एक्ट का मोटिव है अनफेयर मीन्स को रोकना, अनफेयर मीन्स को रोकना। याद रखिए, इस एक्ट का मोटिव है अनफेयर मीन्स को रोकना। अनफेयर मीन्स जो हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जो इस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, या कई तरह के जो समाज में प्रॉब्लम्स आ रही है एग्जाम्स को कराने में, लोग पेपर को लीक कर रहे हैं, कोई जेरोक्स के लेके चला जा रहा है, कोई क्वेश्चन पेपर को इलेक्ट्रॉनिक मोड से चेंज कर ले रहा है, कोई ट्रांसफ़र कर दे रहा है, कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा है। ऐसे कई सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसमें टीचर्स भी पेपर को लीक कर दे रहे हैं, या फिर एग्जाम का प्रशासन लीक कर दे रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टूडेंट लिप्त हैं, पेरेंट्स लिप्त हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अनफेयर मीन्स का वर्ड का यूज किया गया। अनफेयर मीन्स का मतलब ही होता है कि अनफेयर मीन्स मतलब कि जो गैर तरीके से, गैर इरादतन तरीके से, यानी कि जो गलत तरीके से कोई काम किया जा रहा है। और कौन सा काम किया जा रहा है? क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर जो लीक करने का जो काम किया जा रहा है, उसी चीज़ को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। होप सो कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। ये दोनों डेट हमने समझ लिया, गवर्नर का एसेंट कब मिला और कमिंसमेंट कब मिला, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गवर्नर का एसेंट कब मिला और आपको कमिंसमेंट कब हुआ। अब यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात ये है, इनको याद रख लीजिए, चूँकि एक जीके का क्वेश्चन है, बस ध्यान रखने वाली बात है कि ये थे मैरी चन्ना रेड्डी, जो कि 15वें गवर्नर थे राजस्थान का। इन्होंने ही इस एक्ट को लागू किया था, यानी कि साइन किया था। इन्हीं के एसेंट से ये एक्ट बना। तो ये आपका 1992 के दौरान 15वें गवर्नर यही थे। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने ही साइन किया होगा, मैरी चन्ना रेड्डी ने साइन किया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो एसेंट जो दिया जाता है, यानी कि जो सिग्नेचर किया जाता है, वो आर्टिकल 200 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बिल जो कि गवर्नर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, कोई भी बिल पास करती है तो गवर्नर के पास जाता है। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 200। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है। यहाँ पे हम लोग जिस एक्ट के बारे में समझ रहे हैं, तो उस एक्ट का ब्यौरा हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक्ट आप अगर पढ़ते हैं ना, तो उसका ब्यौरा बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम लोग आते हैं मेन प्रोस्पेक्टिव अपने एक्ट के ऊपर। तो हमारा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपका मकसद समझना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का मकसद समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम का मकसद क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेयर एक्ट को खोल लीजिए और उसमें देखिए कि ऑब्जेक्टिव के अंदर ये लाइन लिखी गई है और कहता क्या है? द एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ question paper and the use of unfair means of public examination and to provide the matter connected therewith and incidental thereby। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसको समझिए। यानी कि इस एक्ट को बनाने के पीछे रीज़न है कि लीकेज को रोका जा सके, क्वेश्चन पेपर को लीकेज को रोका जा सके, अनफेयर मीन्स को रोका जा सके। यही तो मकसद है इसका। इसके साथ कहता क्या है कि बी इट इनेक्टेड बाय द राजस्थान लेजिस्लेचर बाय द 43rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इस एक्ट का मकसद है यही तो मकसद है। आईपीसी का मकसद है, आपके ज़िंदगी का मकसद है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हर एक व्यक्ति का मकसद है। इसीलिए इस एक्ट का भी मकसद है, और इस मकसद यही है कि लीकेज, क्वेश्चन पेपर और अनफेयर मीन्स ये क्या हैं, और इन्हीं चीज़ों को तो रोक लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट के सेक्शन नंबर 1 को। सेक्शन 1 को समझिए। बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मेरा एक्सटेंड क्या है। यानी कि हेडिंग है सोशल, यानी कि हेडिंग है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये है पहला लाइन। याद
याद रखिएगा प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कि सेक्शन 1 का हेडिंग क्या है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन 1 के अंदर जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, प्रिवेंशन अनफेयर मींस एक्ट है 1992 की, इसके सेक्शन 1 का टाइटल क्या है, यानी कि सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 1 में? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कमिंसमेंट पहले देता है, कभी कभी ऐसा है शॉर्ट टाइटल की जगह टाइटल लिख देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट जो है, ये जो लाइन लिखी गई है, ये लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। तो कहता क्या है, शॉर्ट टाइटल बता दो, मेरा नाम बता दो, मेरा ये बता दो कि मेरी जुरिडिक्शन कितनी है, यानी कि कहता क्या है, आइए चलिए देखते हैं। कहता है सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 1 बोलता है कि मेरा नाम बता दो, यानी कि मेरा नाम बता दो, मेरा पूरा नाम क्या है ये बता दो, और बता दो कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मेरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मेरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, और मुझे बता दो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट, यानी कि मैं कब से लागू हुआ, यानी कि मैं कब से लागू हुआ। इन सब का जवाब हमारे सभी स्टूडेंट को पता होगा, जो भी इसको देख रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया। नाम क्या है मेरा, फुल नेम, मेरा फुल नेम क्या है, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, ये मेरा पूरा नाम हुआ। जुरिसडिक्शन मेरा क्या हुआ, जुरिसडिक्शन हुआ मेरा राजस्थान, यानी कि जुरिसडिक्शन मेरा हुआ राजस्थान, यानी कि राजस्थान जो है वो मेरा जुरिसडिक्शन हुआ। इसके साथ हुआ कमिंसमेंट, यानी कि मेरी कमिंसमेंट कब हुई। कमिंसमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, 11 नवंबर 1992 के दिन कमिंसमेंट हुआ। कहते हैं चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। मतलब क्यों ये बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप चोरी करोगे तो आप कहीं ना कहीं जो है जेल में जाओगे, आप जेल में जाओगे और चक्की पीसोगे। तो वही बात है, आप अगर पेपर लीक करोगे, क्वेश्चन पेपर लीक करोगे या उसमें शामिल होगे तो जेल जाओगे, और जेल जाओगे तो चक्की पीसोगे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 1 में ये 3 चीज़ें बात की गई हैं। कहता है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, और इस एक्ट को राजस्थान में एक्सटेंड किया गया है, और ये इट कम इनटू फोर्स एट वंस, एक ही बार में इस एक्ट को लाया गया और एक ही बार में लागू कर दिया गया। ऐसा नहीं कि पहले कुछ सेक्शन लागू किए गए, बाद में कुछ सेक्शन लागू किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी जो एक्ट है एक ही बार में लागू कर दी गई। चलिए, ये हमारा राजस्थान का मैप है, पूरा का पूरा राजस्थान पे ये एक्ट लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे में ये चीज़ समझना है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि क्यों ज़रूरत है। ऑलरेडी मैंने अपने स्टूडेंट्स सभी को बता दिया है कि क्यों इस एक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे पेपर लीक की सूचनाएं आ रही हैं, और इसी पेपर लीक को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगला है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है, सेक्शन 2 कहता है कि बताइए डेफिनीशन क्या है हमारा, यानी कि डेफिनीशन क्लॉज है ये, डेफिनीशन सेक्शन है ये, ठीक है। इसमें बताया गया है डेफिनीशन। यहाँ पे एक याद करने वाली बात यह है कि आईपीसी सीआरपीसी जो है, एविडेंस जो है वो यहाँ अप्लीकेबल है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रायल्स होंगे वो एविडेंस आप एविडेंस एक्ट के अंदर ही पेश करेंगे, और सीआरपीसी जो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन होगी वो उसके अंदर में चलेगी। और आईपीसी की कुछ बातें जैसे डेथ है, असॉल्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है, ये सारी चीज़ें आईपीसी में डिफाइन की गई है। तो इसलिए ये तीनों जो है इस एक्ट के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला हमारा डेफिनीशन है, वो डेफिनीशन का क्लॉज 1 कहता है एग्जाम सेंटर। अब जरा सोच के बताइए दोस्तों, एग्जाम सेंटर क्या होता है, एग्जाम सेंटर क्या होता है, सोच के बताइए। कहता है, सबसे बढ़िया बात कहता है सेक्शन 2 का क्लॉज ए बात करता है एग्जाम सेंटर की, एग्जाम सेंटर की बात करता है। यानी कि एग्जाम सेंटर किसे कहे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब इस आपके स्कूल में
जरा सोच के बताइए कि जो आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है वो मान लीजिए इस स्कूल में पड़ा हुआ है, आप गए थे गाड़ी से, आपने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये आपका स्कूल है, स्कूल का एक प्लेग्राउंड भी है, ये स्कूल है और स्कूल का ये ग्राउंड भी है। ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड है। यानी कि इस एक्ट के अंदर कहता क्या है कि द मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग द पब्लिक एग्जाम एंड द इंटायर प्रीमाइसिस अटैच्ड देयर टू। यानी कि कहता है ये सेक्शन कि ये जो स्कूल है इसके साथ ये प्रीमाइसिस भी अटैच्ड है, ये प्रीमाइसिस भी, ये प्लेग्राउंड भी अटैच्ड है। मतलब कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, केवल वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, ये पूरा ही एग्ज़ाम सेंटर है, ये पूरा ही एग्ज़ाम सेंटर है। यानी कि उस स्कूल का ग्राउंड, वो स्कूल का बिल्डिंग, उस स्कूल के आसपास जितने उसके कवर एरिया हैं वो सारे ही एग्ज़ाम सेंटर बोले जाएंगे। यानी कि इसको एग्ज़ाम सेंटर हम कहते हैं, ठीक है ना। तो यही कहता है, सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 2 में सिंपल सा यही बात कहता है कि एग्ज़ाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर किसे कहा जाएगा? एग्जामिनेशन सेंटर उसे कहा जाएगा जो कि जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है और उसके अटैच जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आएंगे। अब आते हैं सेक्शन 2 के ही क्लॉज बी में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जाम कहता है कि शेड्यूल 2 में मैं बताया हूँ, मेरे को अगर समझना है तो जाओ शेड्यूल 2 में और देख के आओ। तो शेड्यूल 2 में चलते हैं, शेड्यूल 2 में हम लोग चलते हैं और शेड्यूल 2 में हम लोग समझते हैं कि क्या बताया गया है। देखिए ये है शेड्यूल का सेक्शन 2 के अंदर जो अभी पब्लिक एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। डायरेक्ट एपीओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन कौन सा एग्ज़ाम है जो शामिल किया गया है। तो सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा, ये शेड्यूल है, इसने बताया पर्ची, अपना एक पर्ची दिया है और उस पर्ची में लिखा है कि देखिए ये मैं एग्ज़ाम हूँ और इसी एग्ज़ाम पे मैं लागू होता हूँ। तो सबसे पहला चीज़, तो पहला एग्ज़ाम है वो द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड फॉर राजस्थान एंड राजस्थान सेकेंडरी स्कूल। यानी कि क्लास 10th की जो एग्ज़ाम करवाती है और क्लास 12th की जो एग्ज़ाम करवाती है जो बोर्ड राजस्थान की, उसके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। यानी कि उसके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, 10th के होंगे, 12th के होंगे, वो सभी एग्ज़ाम पे ये एक्ट लागू होता है, ठीक है। दूसरा कहता क्या है, लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया। यानी कि यूजीसी के द्वारा या फिर किसी अन्य बॉडी के द्वारा अगर कोई एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो भी लागू होगा ये एक्ट उसके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी चोरी मत कीजिएगा, तो ये भी उसके ऊपर लागू होता है। इसके बाद अगला है द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें राजस्थान पब्लिक जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर आप कह सकते हैं यूपीएससी का, आरपीएससी का एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये दोनों ही एग्ज़ाम के ऊपर ये एक्ट लागू होगा। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये लिस्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला जो पाठ आता है, अगला कहता है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ऑटोनॉमस कॉलेज इन द स्टेट। कोई भी कॉलेज जो ऑटोनॉमस बॉडी कॉलेज हैं स्टेट पूरे राजस्थान के अंदर, उस पर भी ये एक्ट लागू होता है। दूसरा है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेलवे बोर्ड। दोस्तों यहाँ अजमेर लिख दिया हमने क्योंकि अजमेर ही रेलवे बोर्ड है राजस्थान में, तो वैसे आप इसको ये सिर्फ इतना भी अगर ऑप्शन में लिखा रहे तो इससे भी आप टिक लगा सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। चलिए अब अगला है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कोई एग्ज़ाम अगर कराया जा रहा है, जैसा कि ये एपीओ का एग्ज़ाम है, सिविल जज का एग्ज़ाम है,
है ना, हमारे जुडिशरी सेगमेंट में हम इन सारी चीज़ों की तैयारी कराते हैं। तो एपीए हुआ, सिविल जज हुआ, ये सारे एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशन इसके अंदर होती है। तो यानी कि ये सारे एग्ज़ाम्स जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कराए जाते हैं वो भी इस एक्ट को उसके ऊपर लागू होते हैं, यानी कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं। अगला है एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान सबऑर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल, यानी कि राजस्थान सबऑर्डिनेट हो गया और मिनिस्ट्रियल हो गया, इन पे भी लागू होता है। कोई छोटे पोस्ट एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये एग्ज़ाम का जो ये एक्ट है वो लागू होता है। चलिए, तो यहाँ तक आपने शेड्यूल टोटल 7 थे, याद रखिएगा टोटल 7 पॉइंट दिए गए हैं इस शेड्यूल के अंदर। ये टोटल 7 को बिल्कुल याद कर जाइए क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है सी अनफेयर मीन्स। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि बताइए अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है। अनफेयर मीन्स का मतलब होता है यानी कि द अनफेयर मीन्स इन द रिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर इन द पब्लिक एग्जाम मीन्स द अनऑथराइज हेल्प, यानी कि अनऑथराइज हेल्प आप लेते हैं फ्रॉम द एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आप अनऑथराइज हेल्प लेते हैं। मान लीजिए आप गए अपने सोनू दोस्त को एग्ज़ाम दिलाने के लिए और सोनू ने कहा कि मेरी मदद करना, खिड़की से पर्ची भेजना ताकि मैं लिख लूँ, और या फिर ब्लूटूथ लगा लिया और बोल रहा है कि मेरे को ब्लूटूथ में बताना कि मैं लिख लूँगा, फ़ोन पे बताना, यानी कि आप अनऑथराइज हेल्प नहीं ले सकते हैं किसी चीज़ का। इसी की तो बात करता है। और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटेन रिकॉर्डेड प्रिंटेड इन एनी फॉर्म, यानी कि आप ऐसा नहीं कि अपना नोट्स ही लेके चले जाएंगे, अपनी किताबें लेके चले जाएंगे, कुछ भी आप नहीं ले जा सकते हैं। और इसके साथ और द यूज ऑफ एनी अनऑथराइज टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और एनी इंस्ट्रूमेंट गैजेट, किसी चीज़ का भी आप उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनफेयर का मतलब यही होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अनफेयर मीन्स को कहाँ डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के क्लॉज सी में, याद रखिएगा क्लॉज सी में बताया गया अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या है आप समझ गए होंगे। और अगला है सेक्शन जो क्लॉज डी है, इसमें बात करता है, ये कहता है कि कोई भी डेफिनेशन, इसके अंदर 3 डेफिनेशन दिए गए हैं दोस्तों, ये तीनों डेफिनेशन के अलावा अगर कोई वर्ड का यूज होता है, जैसे कि हर्ट का मान लीजिए यूज होता है, आगे हम देखेंगे हर्ट का यूज हुआ, या फिर आगे हम देखेंगे चीटिंग का यूज हुआ, है ना, चीटिंग यूज हुआ, या फिर हम आगे देखेंगे रॉबरी का यूज हुआ, रॉबरी वर्ड का यूज हुआ, थेप वर्ड का यूज हुआ, एक्सटॉर्शन वर्ड का यूज हुआ, है ना। तो इस तरह एक्सटॉर्शन वर्ड, ये सारे जो वर्ड्स यूज किए गए इसमें तो डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये कहाँ से डेफिनेशन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा आईपीसी से, यानी कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के जो डेफिनेशंस दिए गए हैं वो सारे डेफिनेशंस, वो सारी ही जो डेफिनेशंस हैं वो सारे डेफिनेशंस यहाँ पे होंगे, सेम मीनिंग होगा उसका। वहाँ पे अगर पर्सन का मतलब आईपीसी में कुछ दिया हुआ है तो यहाँ भी वही मतलब होगा। ठीक है, सिर्फ यही बात कहता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं कि क्या कहता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 है, देखिए सबसे बहुत ही अच्छी सेक्शन है। इसमें कहता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। आपने अनफेयर मीन्स के बारे में भी पढ़ा, अनफेयर मीन्स को आपने समझा, अब आपको यह समझना है कि प्रोहिबिशन है, आप अनफेयर मीन्स नहीं कर सकते, आप एग्जाम में चोरी नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, और एडमिट कार्ड में बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े नहीं माफ़ कीजिएगा, छोटी छोटी अक्षरों में लिखी रहती है, छोटी छोटी अक्षरों में लिखी रहती है कि यही तो है इंस्ट्रक्शन, आपको फॉलो करना है। एडमिट कार्ड के नीचे ये लिखा रहता है, उसमें बताया जाता है कि आप टेलीफोन ब्लूटूथ लेके नहीं आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये दोनों ही बातें इसके अंदर लिखी रहती है। तो यही कहता है कि आपको पहले ही एग्जामिनेशन में ये वार्निंग दे दी जाती है कि आप जो है ऐसा काम नहीं करेंगे। आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कोई लॉ का स्टूडेंट ना हो, उसे ना जानकारी हो, तो उसके लिए ये बता दिया जाता है पब्लिक में सार्वजनिक सूचना के तौर पे। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, सेक्शन 3 कहता है कि आप अनफेयर मीन्स का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि नो पर्सन शैल यूज
अब अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि आप एक किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करेंगे। अनफेयर मीन्स नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप डकैती नहीं डालेंगे, आप किसी को धमकाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन पेपर दे दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप इस दायरे, इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन 3 के अंदर सिंपल सा ये लाइन बोला गया है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आगे की बातें करते हैं सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन 4 कहता है अनऑथराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड तरीके से क्वेश्चन पेपर को पोजीशन में लेता है, अपने कब्जे में लेता है और डिस्क्लोज करता है, तो ऐसा किसी को कोई अधिकार नहीं है। कहता क्या है कि नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी टू डू वैसल, यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैजिस्ट्रेट है या फिर एग्जाम का टीचर है या फिर एग्जाम का इन्विजिलेटर है, उसके पास पावर है, वो क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखा है एज ए अथॉरिटी के बेस पे, लेकिन कोई भी नॉन ऑथराइज पर्सन जिसको लॉ के फॉर्म में यानी किसको अथॉरिटी नहीं दिया गया, वो व्यक्ति उस क्वेश्चन पेपर को नहीं रख सकता है। इसके साथ कहता क्या है, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू द एग्जामिनेशन एट द पब्लिक, यानी कि ये भी बात यहाँ पे यही कहता है कि जो समय दिया गया है एग्जाम का, जो समय दिया गया है एग्जाम का, उस समय के ध्यान रखते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि जो समय दिया गया है एग्जाम्स का, ठीक है, चलिए देखिए जो समय दिया गया है एग्जाम्स का, उस समय के अकॉर्डिंग जो है इसको चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए समझ रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या बातें की गई हैं कि ये देखिए शेड्यूल 4 में ये बात कहता है। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको सारी डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं। देखिए चलिए देखिए सेक्शन 4 में यहाँ पे मैंने छोटा किया ताकि यहाँ लिख पाऊँ मैं, ये कहता है अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ डिस्क्लोजर, यानी कि बिफोर द एग्जामिनेशन फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू द एग्जामिनी एट द पब्लिक एग्जाम, यानी कि एक समय, देखिए क्या होता है, आज जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि एग्जाम स्टार्ट होगा 10 बजे, 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा और 10:15 में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसा कोई शेड्यूल बनाया गया है, तो इस शेड्यूल में जो ऑथराइज पर्सन है वो इसी शेड्यूल के अंदर काम करेंगे। कहता यही है कि टाइम जो फिक्स्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू द एग्जामिनी एट द पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, यहां तक समझ गए। अगला क्लॉज बी कहता है सेक्शन 4 का, प्रोक्यूर और अटेम्प्ट टू प्रोक्यूर और पोजेस सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन ऑफ द कॉपी, यानी कि आप जो है क्वेश्चन पेपर का कोई भी पार्ट, कोई भी छोटा से छोटा पार्ट, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपने बता दिया किसी को, कोई एक क्वेश्चन बता दिया, आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कोई प्रोक्यूर अटेम्प्ट आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर अगर आपके पोजीशन में है, आप ऑथराइज पर्सन हैं, तो आप इस चीज़ को नहीं करेंगे। बी क्लॉज कहता है इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन विच ही नो और हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू डिराइव फ्रॉम द बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर, यानी कि सिंपल सा बात, ये पूरे सेक्शन में यही बात किया गया है कि जो व्यक्ति अनऑथराइज है वो क्वेश्चन पेपर को अपने पोजीशन में नहीं ले सकते हैं, और जो व्यक्ति ऑथराइज भी हैं तो वो नियम का पालन करेंगे और नियम का पालन करते हुए उस नियम के अनुसार चलेंगे, यानी कि जो समय दिया गया है उस समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। साथ में उस क्वेश्चन पेपर का कोई भी पार्ट किसी को प्रोक्योर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। और आगे कहता है कि इम्पोर्ट इसको कोई भी इंफॉर्मेशन जो एग्ज़ाम से संबंधित इंटरनल इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो आगे प्रॉपर जो है विदाउट अथॉरिटी उसको लीक नहीं करेंगे। जिसको अथॉरिटी है वही करेगा, जो अथॉरिटी नहीं है जिस व्यक्ति को, वो कैसे करेगा। मान लीजिए इन्विजिलेटर का काम है कि सिर्फ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देना और एग्ज़ाम में अटेंडेंस फिल करवाना और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर और OMR को कलेक्ट करना, सिर्फ यही एग्ज़ाम है काम है। तो सिर्फ अगर यही ड्यूटी दी गई है इन्विजिलेटर की तो इसी ड्यूटी के ऊपर वो करेगा, यानी कि ड्यूटीज़ की बात की गई है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा पार्ट है वो है सेक्शन 5। कहता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय ए पर्सन इंटरेस्टेड विथ एग्जामिनेशन। कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति, सिंपल सा बात है, कोई भी व्यक्ति, देखिए एग्जाम हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि ऑटोनोमस बॉडी ऐसे ही हो रहा है, एग्जाम कोई है ही नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति हमारे आपके बीच से ही जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनकी ही ड्यूटी लगेगी। तो सिंपल सी बात यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्जाम वर्क में लिप्त हैं, यानी कि एग्जाम वर्क वो कर रहे हैं, लेक्चरार हैं या फिर वो कोई इन्वेस्टिगेटर हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस हैं या कोई भी चेक करने वाले पर्सन हैं, कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम को कराने के लिए जिनको दिया गया है वो भी एग्ज़ाम को लीक नहीं कराएंगे, वो भी इनको भी उन पे भी ये बैन लगाता है, यानी कि नो पर्सन हु इज़ interested with the any work pertaining to the public examination shall except where he is परमिटेड बाय ए वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी टू डू सो। मान लीजिए कोई काम के लिए उसको पावर दिया गया है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर को ये पावर दिया गया है कि वो क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, तो उसके पास ये पावर है तो वो ये काम करेगा, यानी कि जो ड्यूटीज दी गई हैं उसी ड्यूटी को वो करेगा, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेवलप और कॉज टू बी डेवलप टू और मेक known to any person any information or a part there which has come to his knowledge by virtue of the work being entrusted to him। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस सेक्शन में यही कहता है द प्रिवेंशन ऑफ द लीकेज बाय ए पर्सन इंटरेस्टेड विथ एग्जामिनेशन, यानी कि सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्जाम वर्क में उसकी ड्यूटी लगी है तो वो भी क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं करेगा, और केवल वो उस ड्यूटी को करेगा जो ड्यूटी के लिए उसको पावर दी गई है, उसको अथॉरिटी दी गई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सेक्शन सिर्फ पावर, यानी कि 4 और 5, 4 में, सेक्शन 4 में हमने क्या देखा, सेक्शन 4 में हमने अनऑथराइज पर्सन को देखा, अनऑथराइज को देखा, ठीक है। और अभी सेक्शन 5 में हमने क्या देखा, सेक्शन 5 में हमने देखा एग्जामिनेशन वर्क में जो लगे हुए हैं, एग्जामिनेशन वर्क वाले व्यक्ति को हमने देखा, यानी कि हर एक इन दोनों ही कंडीशन में अनऑथराइज पर्सन हो या फिर वैसा व्यक्ति जिनकी एग्जामिनेशन के अंदर ड्यूटी लगी हो, वो सारे व्यक्ति अपने दायरे के अंदर ही काम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आती है बारी, आपने क्या देखा दोस्तों, आपने क्या देखा, आपने सेक्शन 3 देखा, आपने सेक्शन 4 देखा, आपने सेक्शन 5 देखा, आपने तीनों ही सेक्शन देखा और तीनों ही सेक्शन में ये बताया गया कि क्या गलत है, क्या गलत है, आप इसके बारे में देखा। आपने ये भी समझा कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि 3, 4 और 5 सेक्शन में यही बताया गया। अब आती है बारी सेक्शन नंबर 6 की। मेरी पूरी फोकस रहती है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को मेरे ही लेक्चर में सारी चीज़ें याद हो जाए, दोबारा लेक्चर देखना ना पड़े, ये मेरा मकसद होता है कि जो भी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करके पढ़ते हैं वो सारी चीज़ों को, डाउट को यहीं क्लियर कर ले। देखिए 3, 4, 5 जो है इसमें बताया गया क्या क्या आप नहीं करेंगे। अब आती है 6, अगर आपने किया, मैंने कहा ना कि चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो बात वही है। सेक्शन 6 में पेनल्टीज की बात करता है, पेनल्टीज की बात करता है दोस्तों। कहता क्या है कि आपको सज़ा मिलेगी, अगर आपने चोरी किया तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर आपने क्वेश्चन पेपर लीक किया तो आपको सज़ा मिलेगी, आपने कोई गलत काम किया, आपने अनफेयर मीन्स किया तो आपको सज़ा मिलेगी। वही बात कहता है कि हुएवर कॉन्ट्रवेंट और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रवेंट और अबेट, यानी कि आप किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए उकसा भी नहीं सकते हैं। ये कौन सा सेक्शन बात करता है दोस्तों, याद कीजिए, सेक्शन 107 आईपीसी की सेक्शन 107 में अबेटमेंट के बारे में बताया गया है दोस्तों। यानी कि कहता क्या है कि कॉन्ट्रावेन और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन और अबेट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, यानी कि सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में जो चीज़ें बोली गई है नहीं करना है, वो व्यक्ति वो काम को नहीं करना है किसी व्यक्ति को, और आपको उकसाना भी नहीं है किसी व्यक्ति को कि आप जाओ ये काम कर लो। कोई लड़की किसी लड़के को ये उकसा कर नहीं बोल सकती है कि आप मेरे लिए क्वेश्चन पेपर जो है व्यवस्था करा दो ताकि मैं एग्ज़ाम में
पास हो जाऊं। तो ये बात नहीं कर सकते हैं। आप एक दूसरे से अगर ये बात करेंगे और ये काम करेंगे, अगर ये काम करते हैं और आप इस काम करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। और सज़ा किसके मिलेगी? सेक्शन 6 के अंदर आपको सज़ा मिलेगी। और इस सज़ा में आपको क्या क्या सज़ा मिलेगा? तो याद रखिए 3 साल के लिए आप जेल में जाएंगे और साथ में आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। दोनों ही कंबाइंड रूप में भी हो सकता है, और हो सकता है फाइन आपको 2000 रुपये का लगा दिया जाए और 3 साल की सज़ा दे दी जाए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि 2000 रुपये बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल की सज़ा बहुत बड़ी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 साल की सज़ा भी है और 3 साल की सज़ा के साथ 2000 रुपये का फाइन भी है। तो ये लगाया जाता है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये एपीओ में पूछा जाता है कि बताइए सेक्शन 6 के अंदर सज़ा कितनी दी गई है? तो मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 साल और फाइन दिया गया है दोस्तों 2000 रुपये का। ध्यान रखिएगा, ये किसके केस में दिया गया है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 को अगर आप ब्रीच करते हैं, 3, 4, 5 को अगर आप ब्रीच करते हैं, ये ध्यान रखिएगा 3, 4, 5 को ब्रीच करेंगे ना तभी आपको इतनी सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी आप इससे बड़ा क्राइम करेंगे तो इससे बड़ी सज़ा मिलने वाली है। आगे लेक्चर में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अबेटमेंट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो कि पुरानी वाली आईपीसी है ना, उसमें अबेटमेंट की बात की। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, किसी व्यक्ति को उकसाना कि तुम जाके मेरे लिए ये काम करो, ये गलत काम करो, क्वेश्चन पेपर लीक करो। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो टीचर है और वो किसी स्कूल में उसकी ड्यूटी पड़ी है एग्जाम कराने की, और आप उसको बोलते हैं कि आप जो है मेरे लिए ये काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, या फिर उसको धमकाते हो आप। तो ऐसा कोई काम करते हो ताकि मेरे लिए क्वेश्चन पेपर लीक कर दो क्योंकि आप सेंटर पे काम कर रहे हो। तो इस तरह का अगर आप काम करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि धमकाने के केस में कौन सा सज़ा है, और चोरी के केस में, रॉबरी के केस में और डकैती के केस में क्या सज़ा है इसी के अंदर। क्योंकि ये सभी जो है क्राइम आज के समय में बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए तो अमेंडमेंट करके सरकार ने ऐड कर दिया। सरकार ने ऐड करके बाद में इसको ऐड करके इसीलिए सरकार ने बताया कि नहीं, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्राइम को कर रहे हैं, ठीक है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्राइम को कर रहे हैं और जो कि समाज में गलत चीज़ है। अगला चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो नया वाला जो अपना कानून आया है उसके अंदर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेक्शन 45 है अबेटमेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखिए कि सेक्शन नंबर 45 जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेक्शन नंबर 45 है। सेक्शन नंबर 45 ये न्यू वाला जो आईपीसी आया है उसके अंदर बताया गया है अबेटमेंट को। बात वही है, उकसाना ही, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखिए कि भारतीय न्याय संहिता जो नया वाला है उसमें सेक्शन 45 अबेटमेंट की बात करता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सेक्टर हो गया। चैप्टर 5 में आपको मैंने बता दिया, चैप्टर 4 में, नया वाला में चैप्टर 4 में है और पुराने वाले में चैप्टर 5 में दिया हुआ था अबेटमेंट। तो इन सारे समझ गए। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, कॉन्ट्रवेन का मतलब भी उसमें शामिल होना, और अबेटमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उकसाना, ठीक है। किस चीज़ के लिए? सेक्शन 3, 4, 5 के लिए। चलिए यहाँ तक आपको सज़ा मिल चुकी है। अब आते हैं अगली सज़ा के ऊपर। अगली सज़ा के ऊपर आने से पहले मैं एक और सज़ा की बात कर देता हूँ, और वो सज़ा इससे भी गंभीर सज़ा है दोस्तों। वो गंभीर सज़ा है सेक्शन नंबर, वो गंभीर सज़ा है, इसको याद रखिएगा, 6A। ये 6A जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गंभीर सज़ा है दोस्तों। और अगर आप ये गंभीर काम करते हैं तो गंभीर सज़ा भी आपको मिलेगी। यानी कि सेक्शन 6A के अंदर बात करता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर आपने दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है आपने लीक किया, आपने क्या किया? आपने क्वेश्चन पेपर आपने लीक किया। अगर आपने क्वेश्चन पेपर क्या किया? लीक किया। अगर आपने क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं तो इस केस में इस क्वेश्चन पेपर को लीक करने के लिए तो आप 3, 4, 5 के अंदर चले गए, सेक्शन 3, 4, 5 कॉन्ट्रावेन करेंगे तो सेक्शन 6 में आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन आपने पेपर लीक करने के दौरान थोड़ा और आगे बढ़ गए और आपने क्या कर दिया? आपने चोरी भी कर दिया।
और आपने क्या कर दिया, चोरी के साथ क्या कर दिया आपने, एक्सटॉर्शन भी कर दिया। आप एक्सटॉर्शन का भी इस्तेमाल कर लिए, क्या करने के लिए, पेपर लीक करने के लिए। आपने रॉबरी का भी इस्तेमाल कर दिया पेपर लीक करने के लिए, और आपने डकैती का भी आपने इस्तेमाल कर लिया पेपर लीक करने के लिए। याद रखिएगा सेक्शन 6 से हम लोग 2022 वाले अमेंडमेंट में भी पढ़ेंगे, 2022 वाले अमेंडमेंट में देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ के लिए मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए आपको ये समझा रहा हूँ तो कि सेक्शन 6 से कनेक्टेड है। देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया कि एग्ज़ाम देने गया, और एग्ज़ाम देने जब वो जाता है तो वो एक पेपर में फेल हो जाता है। तो उसने आते हैं, वो 4 दोस्त के साथ रहता था, तो वो अपने घर पे आता है और अपने चारों दोस्तों को कहता है यार मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा अगले पेपर में भी, तो क्यों ना एक काम करते हैं, चलते हैं स्कूल में और कॉलेज में चलते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पेपर ही रात में तोड़ लेते हैं, रात में सारा निकाल लेते हैं अलमीरा खोल के प्रिंसिपल के ऑफिस से। तो क्या करते हैं, वो चारों दोस्त चल देते हैं। ये चारों दोस्त चल देते हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं ये लोग, ये जा रहे हैं चारों दोस्त क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। गए वहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, प्रिंसिपल के ऑफिस में मिल गया क्वेश्चन पेपर, और प्रिंसिपल के ऑफिस में क्वेश्चन पेपर मिल गया तो इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर को ले लिया, उठा लिया, क्वेश्चन पेपर को उठा लिया, और क्वेश्चन पेपर को लेके जा ही रहे थे तभी उनको क्या मिल गया, गार्ड मिल गया। उनको कौन मिल गया, गार्ड मिल गया। और गार्ड को उन्होंने क्या किया, गार्ड को उन्होंने धक्का दिया, उसको बताया कि तुमको मार डालेंगे अगर तुमने बताया तो किसी को कि मैंने क्वेश्चन पेपर चुराया है। यानी कि इसको क्या किया, एक्सटॉर्शन भी कर दिया, यानी कि इसको धमका भी दिया, उसको बोला। इसके साथ इन लोगों ने क्या किया, चोरी भी कर दिया, क्वेश्चन पेपर का पोजीशन से उसको लेके चले भी गए। साथ में ये 4 से 5 लोग थे, एक और फ्रेंड इनका बाद में ज्वाइन कर गया साथ में, तो 5 लोग हो गए। तो इन लोगों ने रॉबरी भी कर दिया, रॉबरी और डकैती, ये दोनों ही काम जो है इन लोगों ने किया। रॉबरी एक पर्सन भी कर सकता है, ठीक है, और डकैती जो है मिनिमम 5 और 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 5 से ज़्यादा लोग डकैती में होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मिनिमम कितने पर्सन जो है कौन से में होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ तक समझ गए आप। तो देखिए यहाँ तक देखिए आपने क्या देखा कि ये 5 दोस्त जो हैं इन्होंने क्या किया कि एक क्वेश्चन पेपर को लेने के लिए इन लोगों ने ये चारों काम को इन लोगों ने किया, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी और डकैती, ठीक है, इन चारों काम को उन्होंने किया। अब यहाँ पे आप क्या समझते हैं, इन चारों काम को इन लोगों ने किया, ठीक है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है कि इन चारों व्यक्तियों ने ये, जैसे देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, थेफ्ट भी कर दिया, चोरी भी कर दिया, रॉबरी भी कर दिया और साथ में डकैती भी कर दिया। थेफ्ट में एक पर्सन मिनिमम हो सकता है, एक्सटॉर्शन में एक पर्सन मिनिमम हो सकता है, रॉबरी में भी एक पर्सन मिनिमम हो सकता है, लेकिन डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे। यानी कि ये जो 5 लोग थे इन लोगों ने डकैती भी कर डाली, ठीक है, और हथियार का भी इस्तेमाल कर लिया। अब इतने संगीन अपराध में क्या होगा, इतने संगीन अपराध में सेक्शन 6A लगेगा, और सेक्शन 6A ही तो कहता है कि आप इतने संगीन अपराध करोगे तो इतने संगीन अपराध, अगर क्वेश्चन पेपर लीक के लिए आप इतना संगीन अपराध करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा जो है कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं मिलेगी, काफ़ी बड़ी सज़ा मिलेगी। चलिए दोस्तों आपको ये पता होगा कि थेफ्ट जो है ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, थेफ्ट बताया गया है सेक्शन 378 में। कौन सा, 378, आईपीसी का 378 है, जिसमें थेफ्ट के बारे में बताया गया। एक्सटॉर्शन बताया गया है 390 में, इसको याद रखिएगा, जरूरी चीज़ है, 390 में। और रॉबरी बताया गया है 393 में। 393 में रॉबरी को 390 में रॉबरी को 390 में यहाँ लिख लीजिए। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश लिख देता हूँ, यहाँ से हो सकता है आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, आपके याद करने के लिए एक पर्पज़ से काफ़ी काम आने वाला है। थेफ्ट, देखिए सबसे पहला चीज़ थेफ्ट,
थेफ्ट जो है वो 378 में डिफाइन किया गया है आईपीसी में, यानी कि 378 में चोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि चोरी के बारे में 378 में बताया गया है। इसके बाद आता है रॉबरी, इसके बाद आता है रॉबरी। रॉबरी में 390 के अंदर, 390 आईपीसी के अंदर रॉबरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 390 के अंदर। इसके बाद तीसरा आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब धमकाना, 393 आईपीसी के अंदर ये भी आता है, 393 आईपीसी के अंदर ये आता है। और चौथा है डकैती, चौथा है डकैती जो कि 391 आईपीसी के अंदर आता है। 391 आईपीसी के अंदर जो है वो डकैती जो है वो आता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रॉबरी और डकैती क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रॉबरी और डकैती, इसमें एक पर्सन हो सकता है, इसमें भी एक पर्सन हो सकता है, इसमें भी एक पर्सन, इसमें मिनिमम 5 लोग होंगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा कि ये सारे। अब देखिए सेक्शन 6A में आपने चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, रॉबरी कर दिया एक क्वेश्चन पेपर को लीक कराने के लिए, तो आपकी ऑटोमेटिक सज़ा बढ़ जाएगी। और सज़ा बढ़ के कितनी सज़ा हो जाएगी? फाइन, फाइन जो है ना वो 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। और सज़ा जो जेल है ना, जेल बोला जेल में, जेल जाओगे आप तो जेल जाओगे तो जेल आपको 3 साल की ही जेल इसके अंदर, 5 से 7 साल की जेल है इसके अंदर। टोटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 से 7 साल का जो है जेल इसके अंदर बताया गया है। 5 से 7 ईयर तक का आपको जेल हो सकता है, जैसा आप क्राइम किए होंगे, जिस गंभीर 5 से 7 आपका जो साल है उस पर आप 3 से 5 साल, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, 3 से, हाँ यहाँ पे, हाँ देखिए 3 से 5 साल, 3 से 5 साल। ठीक है, तो फाइन क्या कहता है? 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक फाइन है। और जो सज़ा है वो 3 से 5 साल तक की सज़ा आपको दी जाएगी अगर आप इस तरह के क्राइम क्वेश्चन पेपर को लीक कराने के दौरान करते हैं, क्वेश्चन पेपर को लीक कराते हैं और थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डकैती करते हैं। तो इस केस में आपको क्वेश्चन पेपर अगर आप लीक करते हैं तो आपको 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में 15,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है पेनल्टी में आपने ये देखा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पेनल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ प्रिपरेशन, अब ये आपका सेक्शन नंबर 7 है। सेक्शन नंबर 7 सिंपल सा बात करता है कि अगर आपने प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट आपने किया, यानी कि हर्ट जो है वो सेक्शन 319 आईपीसी में बताया गया है। इसमें कहता क्या है कि अगर आपने वूवर कमिट एन ऑफेंस पनिशबल अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 6 के अंदर जो एक्ट पनिशबल हैं, सेक्शन 6 में तो आपने देखा पनिशमेंट, तो सेक्शन 6 के अंदर जो पनिशमेंट हैं वो हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर काउजिंग द डेथ और एनी पर्सन और causing a hurt to any person or assaulting any person or for wrongful restraint of any person, for the wrongful restraint shall be punished with the imprisonment of term may extend to the 3 years and shall be also liable for the fine of 5,000 rupees। यानी कि दोस्तों इसको समझना चाहिए हमें। देखिए कहता ये है कि सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेक्शन 6 के अंदर गलत पाया गया, कोई भी व्यक्ति सेक्शन 6 के अंदर उसको पेनल्टी अगर मिलता है, सेक्शन 6 के अंदर अगर पेनल्टी उसको मिलता है, तो इस केस में क्या होगा कि उस व्यक्ति को अगर उसने जो क्वेश्चन पेपर लीक किया उसमें अगर उसने हर्ट किया या कोई बॉडी इंजरी दिया, कोई हर्ट किया, कोई बॉडी इंजरी किया, या फिर उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, इस तरह का अगर उसने काम करता है वो, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 7 के अंदर सज़ा दी जाएगी।
ज़्यादातर ये बॉडी से रिलेटेड है। आपने पेपर लीक किया, सपोज करिए पेपर लीक करने का किसी ने प्रयास किया और उसी दौरान उसने किसी व्यक्ति को काफ़ी गंभीर चोट लग गया, यानी कि किसी व्यक्ति को काफ़ी गंभीर चोट लग गया, उसको परेशानी हुई या उसको बंधक बना दिया गया, तो ऐसा अगर आप क्राइम करेंगे क्वेश्चन पेपर लीक के दौरान तो आपको जो है सज़ा मिलेगी, और सज़ा जो है वो 3 साल की जेल है और 5,000 रुपये का फाइन है। अब आपने क्या समझा, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में क्या अंतर है? एक है सेक्शन 6 और एक है सेक्शन 7 और एक है सेक्शन 6A। ठीक है, ये तीनों आपने पनिशमेंट देखा। सेक्शन 6 में आपने क्या देखा, 3 साल का पनिशमेंट है और 2,000 रुपये का फाइन है। ठीक है, सेक्शन 7 में आपने देखा कि 3 साल का तो पनिशमेंट है लेकिन फाइन इसमें जो है वो 5,000 रुपये का है। और आपने 6A में क्या देखा कि 3 से 5 साल का पनिशमेंट तो है लेकिन फ़ाइन जो है वो 15,000 रुपये से बढ़ के 1 लाख तक किया जा सकता है। ये आपने तीनों देखा। ठीक है, इसको बिल्कुल ही दिमाग में रख लीजिएगा कि किस तरीके से ये आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस सेक्शन में कितना पनिशमेंट दिया गया है। अब देखिए ये वाला जो था सेक्शन 6 वाला, ये थोड़ा सा लाइट था, थोड़ा सा लाइट मोड में था, यानी कि सेक्शन 3, 4 और 5 अगर आप ब्रीच करते हैं तो ही आपको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन इससे बढ़ के आप अगर कोई काम करते हैं, थोड़ा मीडियम में आ जाते हैं, थोड़ा मीडियम मोड में आ जाते हैं, आपने मीडियम मोड में किसी को बॉडली जो है हार्म किया, अगर आपने बॉडली किसी को हार्म किया, शारीरिक रूप से हार्म किया और थोड़ा सा गंभीर अपराध किया तो आपको सेक्शन 7 में ला देंगे। ऐसा मत समझिएगा कि आप क्वेश्चन पेपर लीक करने गए और किसी व्यक्ति को आपने टपका डाला, किसी व्यक्ति को आपने गोली मार डाली तो आपको यही सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो उसकी सज़ा आपको अलग से चलेगी 302 में, वो अलग वाली केस है, वो मर्डर वाली अलग बात हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो बात है अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड वाली जो बात आएगी वो अलग से आएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इस वाले मामले में थोड़ी लाइट वाली बात की गई है और ये है हार्ड वाली। ठीक है, इस हार्ड वाली में आपने काम भी हार्ड किए हैं, थेफ्ट किया, रॉबरी किया, एक्सटॉर्शन किया, इस तरह का काम आपने क्वेश्चन पेपर लीक कराने में कर दिया है तो सेक्शन 6A के अंदर आपको सज़ा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 8 की तरफ आते हैं। सेक्शन 8 हमारा जो राजस्थान विधानसभा है उसी की बात करता है। कहता क्या है सेक्शन 8 कि ये कौन अमेंडमेंट करेगा शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल आपने देखा ना, शेड्यूल जो दिया हुआ है सेक्शन 2 के क्लॉज B के लिए, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए? पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल बनाया गया है और इस शेड्यूल में बात करता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो इस शेड्यूल के इस लिस्ट के अंदर में आते हैं, जिसमें कि सेक्शन जो आपका 2 का B है पब्लिक एग्जामिनेशन का। अब इसमें कहता क्या है कि बताइए कि मान लीजिए कि आज कोई एग्ज़ाम और स्टार्ट हो गया राजस्थान के अंदर, तो वो भी इस दायरे में आ जाए, इस एक्ट के दायरे में आ जाए, तो उसका संशोधन, उसके लिस्ट में बदलाव कौन करेगा? बदलाव करेगा राजस्थान विधानसभा, यानी कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट करेगी बाय द नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गजट के माध्यम से करेगी। यही है, इसको याद रखिएगा सेक्शन 8। यहाँ तक आपका ये पूरा ही एक्ट कवर होता है और इस एक्ट में आपको यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। यही है शेड्यूल जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सेक्शन 2 के समय पढ़ा दिया था। इसी में संशोधन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। संशोधन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। एक केस लॉ है, बहुत ही फेमस केस लॉ है। ये है RPSC अजमेर वर्सेस श्रीमती रेणु गुप्ता। 30 अक्टूबर 2017 का ये केस है और इस केस में जो एप्लेंट है वो RPSC अजमेर है, जो कि एप्लीकेंट हैं और रेणु रिस्पोंडेंट है। याद रखिएगा, ये एप्लीकेंट इसको बोलते हैं और इसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। ठीक है, जो सेकंड नाम होता है रिस्पोंडेंट और पहला एप्लीकेंट। तो होता क्या है कि RPSC अजमेर का एग्ज़ाम हो रहा था और उसमें ये
रेणु गुप्ता के ऊपर एग्जाम अथॉरिटी ने केस किया, एफआईआर दर्ज किया और कहा कि इन्होंने एग्ज़ाम को अनफेयर मीन से करने मतलब चोरी किया एग्ज़ाम्स के अंदर, और इन्होंने अनफेयर मीन्स काम किया एग्ज़ाम के अंदर। कहता क्या है कि राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज की एग्ज़ाम हो रही थी और उसमें रिस्पोंडेंट ने क्या किया, द कंप्लेन आया था और रिस्पोंडेंट ने क्या किया, सम कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट थे जो कि अनफेयर मीन्स कर रहे थे, यानी कि वो व्यक्ति चोरी कर रहे थे। इनके ऊपर केस हुआ, किसने किया, जो कि अथॉरिटी ने किया, आरपीएससी अथॉरिटी ने किया। तो इसमें इनके ऊपर केस जो दर्ज हुआ, एफआईआर जो दर्ज हुआ, वो एफआईआर दर्ज हुआ सेक्शन 420 के अंदर और सेक्शन 120 के अंदर, क्योंकि ये चोरी जो कर रहे थे वो अकेले नहीं कर रहे थे, ये अपने कुछ लोगों के साथ मिलके कर रहे थे। यानी कि सेक्शन 420 आईपीसी का कहता क्या है, डिसऑनेस्टी, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी रिड्यूसिंग टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ये परीक्षा में चोरी कर रही थी, तो जिनके ग्रुप के लोग चोरी कर रहे थे, तो यही है 420। और 120 में बात करता है, 120 बी में पनिशमेंट की, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी धारा लगाया गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर काम करें। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्यों बोला गया, क्योंकि इन लोगों ने पहले से चीज़ों को प्रिपेयर किया होगा कैसे चोरी करेंगे, और यहाँ पे था सम पर्सन थे, यानी कि 1 से ज़्यादा लोग थे, इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लगाया गया। साथ में 2 सेक्शन और लगा दिए गए, वो था इस एक्ट का सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3, 4 जो कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, वही अनफेयर मीन्स को भी इसके अंदर लगा दिया गया। सेक्शन 3 यही बात करता है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, और चौथा बात करता है सेक्शन 4 अनऑथराइज पर्सन के बारे में, अनऑथराइज है ना। तो ये सेक्शन 3, 4 इस एक्ट का, यानी कि सेक्शन 420 लगाया गया, 120 बी लगाया गया, ये आईपीसी का सेक्शन है, दोनों आईपीसी के दोनों सेक्शन लगा दिए गए, और साथ में 120 समझ में आ गया, और एक जो है सेक्शन 3 और 4 लगाया गया, ये एग्जाम एक्ट का सेक्शन 3, 4 भी लगा दिया गया, ठीक है ना। तो ये सारे एक्ट लगा दिए गए विद द सेक्शन 6 के अंदर पनिशमेंट इसको देने की बात की गई, यानी कि इसके अंदर इसकी बात की गई। इसी तरह से एक और केस है सेम ही फॉर्मेट पे, मंगी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 का केस है। इसमें भी कुछ ऐसा ही सीन होता है और ये इस तरीके से केसेस लगाए जाते हैं, यानी कि अगर आपने एग्जाम के अंदर चोरी किया दोस्तों, तो आपको भी सज़ा मिलने की पूरी संभावना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक जो है कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट होता है। ये पूरा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 कंप्लीट हमने सेक्शन 1 से लेकर 8 तक समझ लिया। उसका नाम पता, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिटेल्स और कुछ केस लॉज को हमने देखे। इसमें केस लॉज ज़्यादा नहीं है, एक आध केस लॉज हैं, कुछ बहुत कम है, तो मैंने 2 केस लॉज आपको बताए हैं। चलिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजस्थान का जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है एपीओ का, उसमें कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने आज के स्टडी के बिहाफ पे। पहला क्वेश्चन है सेक्शन 4। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि सेक्शन जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको मेमोराइज कीजिए। सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता था, अनऑथराइज पर्सन के बारे में, अनऑथराइज्ड पर्सन के बारे में बात करता था, ठीक है ना। तो अनऑथराइज्ड पर्सन के बारे में बात करता है। तो कहता क्या है क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड फेयर मीन्स 1992 व्हाट एक्शन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आर डीम्ड टू बी इलीगल ऑथराइज्ड, इलीगल अनलेस ऑथराइज्ड। यानी कि सेक्शन 4 आपको अगर याद है कि अनऑथराइज की बात करता था, तो सेक्शन 4 जो अनऑथराइज की बात करता था उसमें कहता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इलीगल कहा गया। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डिस्कसिंग द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए एग्जाम खत्म हो गया, क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आप जाके घर पे डिस्कस कर सकते हैं, बाहर निकलिए डिस्कस करते रहिए किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्या है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब ये प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात अनऑथराइज में नहीं करता है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अगला है रिव्यूइंग द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जाम फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब जैसे क्वेश्चन पेपर आता है,
परीक्षा होता है, फिर हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे। तो ये भी गलत नहीं है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम के बाद ये चीज़ हो रहा है। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, प्रोक्यूरिंग, पोजिशनिंग एंड डिस्क्लोजिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर बिफोर इट ऑफिशियल रिलीज, यानी कि क्वेश्चन अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर बन के आया है और आपने क्वेश्चन पेपर ही लीक कर डाला, यानी कि क्वेश्चन पेपर बन के आया और क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया गया। तो इस केस में यानी कि बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द ऑफिशियल प्रॉपर के पहले आप क्वेश्चन पेपर को प्रोक्यूर, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यही बात तो कहता है सेक्शन 4, यानी कि ये ऑप्शन सही है, सेक्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है, ठीक है ना। सेक्शन 4 का ये ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 2 सही है। ये एग्जाम में, एपीयू के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कहता क्या, एक और शानदार सा क्वेश्चन हमारे सामने है। कहता है कि व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बात करता है, सिंपल सा, कोई भी एक्ट पढ़िए उसका सेक्शन जरूर याद रखिए, क्योंकि सेक्शंस जो है ना उसी के ही तौर पे आपके क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे बनने वाले। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको सेक्शन दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस सेक्शन का मतलब क्या होगा। सेक्शन 3 जो है वो किसके बारे में बात करता है दोस्तों, सेक्शन जो 3 है वो बात करता है जो कि आप अनफेयर मीन्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर मीन्स, है ना। आपको याद होगा अनफेयर मीन्स, प्रोहिबिशन ऑफ जो अनफेयर मीन्स है ना, वही तो बात करता था कि आप अनफेयर मीन्स नहीं करेंगे, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, यही था सेक्शन 3 में। तो आप देखिए पढ़ते हैं, अंडर द व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, यानी कि 1992 के एक्ट के अंदर कौन सा चीज अनफेयर मीन्स है, जिसमें पहला ऑप्शन कहता है डिस्कसिंग द एग्जामिनेशन पेपर पोस्ट एग्जाम, एग्जाम के बाद डिस्कस करना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगला थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऑथराइज पोजीशन ऑफ एग्जामिनेशन मटेरियल, यानी कि जो एग्जामिनेशन मटेरियल है उसको डिस्कस करना, वो भी इसके अंदर नहीं आता है। इसके बाद प्रोवाइडिंग ऑथराइज सुपरविजन ड्यूरिंग एग्जाम, ऑथराइज सुपरविजन देना, मान लीजिए कोई फैकल्टी है, कोई टीचर है, कोई अगर वहाँ पे सपोज करिए इन्विजिलेटर है, उनको ये गाइड दिया गया है कि आपको क्या क्या बातें बतानी हैं, कैसे एग्जाम होगा, ये सब चीज़ें बतानी हैं, तो ये भी जो है जब वो बता रहे हैं ऑथराइज हैं तो ये भी नहीं होगा। तो सेक्शन 3 के अंदर क्या आएगा, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई अनफेयर मीन्स कर रहे हैं, आपने अनफेयर मीन्स कहाँ डिफाइन किया गया दोस्तों, अनफेयर मीन्स डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सी में, ठीक है। सेक्शन 2 के सी, सब क्लॉज सी में जो है ये डिफाइन किया गया है 2 को, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे आता है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एपीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। सेक्शन 7 की क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है पनिशमेंट को लेकर। इसमें पूछने लायक सवाल क्या है कि पनिशमेंट कितना है, 3 साल का पनिशमेंट है दोस्तों, और इसके साथ फाइन कितना है, फाइन कितना है, 5,000 रुपये का फाइन है दोस्तों, ठीक है ना, 5,000 रुपये का फाइन है। चलिए यहाँ तक हमने लिख दिया, 5,000 रुपये का फाइन है, 3 जो है साल की सजा है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर सेक्शन 7 ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, ठीक है ना, कमिटिंग फॉर द ऑफेंस प्रिपरेशन ऑफ काउजिंग हर्ट अगर करता है, यानी कि सेक्शन 7, इतना छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 7 के अंदर जो पनिशमेंट दिया गया है उसमें 3 साल की सजा और 5,000 रुपये की फाइन है, सिंपल सा है, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़, ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एपीओ के एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, तो ये सारे जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन एक और है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन रिगार्डिंग अनऑथराइज पोजीशन, अनऑथराइज पोजीशन ये कौन सा सेक्शन है दोस्तों, ये सेक्शन नंबर 5 है, ठीक है ना, सेक्शन 5 की क्वेश्चन है ये, अनऑथराइज पोजीशन डिस्क्लोजर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज प्रोहिबिटेड, कौन सा एक्शन प्रोहिबिटेड है, ये बात करता है अटेम्प्टिंग टू प्रोक्योर पोजीशन क्वेश्चन पेपर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने का क्वेश्चन पेपर 10 बजे दिया हुआ है, 10 बजे से पहले आप क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑथराइज पर्सन भी ये काम नहीं कर सकता। ऑथराइज पर्सन के ऊपर अंकुश लगाने का काम जो है वो सेक्शन 5 काम करता है, और सेक्शन 5 कहता है कि क्या गलत है, गलत यही है, अटेम्प्टिंग टू प्रोक्योर और पोजीशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए ये बाकी ऑप्शंस गलत है, ये ऑप्शंस गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला ये क्वेश्चन कहता है, इसको ध्यान से देखिए, कहता है
व्हाट डज सेक्शन 5 ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स 1992 प्रोहिबिटेड, क्या ये प्रोहिबिटेड करता है? तो सेक्शन 5 अभी मैंने आपको बताया, अनऑथराइज जो सेक्शन 5 है वो ऑथराइज पर्सन की बात करते हैं, यानी कि जिनको एग्जामिनेशन के अंदर ड्यूटी लगा हुआ है, यानी कि जो एग्जाम के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं उसकी बात कर रहा था। सेक्शन 5 बात करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बात करता है? कलेक्टिव स्टडी सेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिफ्रेशिंग ऑथराइज स्टडी गाइड्स, ये भी नहीं होगा। और देखिए अनऑथराइज हेल्प फ्रॉम द एनी पर्सन और मटेरियल, ये भी बात नहीं करता। ये बात क्या, क्वेश्चन क्या पूछता है? सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 5 बात करता है लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन बाय पर्सनल इंटरेस्टेड विद द एग्जामिनेशन, यानी कि जो व्यक्ति का एग्जाम के अंदर ड्यूटी लगा हुआ है वो व्यक्ति क्वेश्चन पेपर लीक नहीं करेंगे, ये उनके लिए था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको जो है प्रॉपर समझ में आ गया होगा और होप सो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को आज का जो ये लेक्चर है, राजस्थान एपीओ का जो आज का ये लेक्चर है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और आगे की लेक्चर्स भी मैं लूँगा, आगे के लेक्चर्स भी हमारे जो है जुडिशरी पे आपको चलेगा, टेक्स्ट बुक जुडिशरी के जो हमारा पोर्टल है, जो हमारा यूट्यूब है, वहाँ पे ये चलेगा। और आज के लिए यही, आज के लिए ये पूरा एक्ट है, इसके साथ हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।